गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार प्लीज कंफर्म करें वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ठीक है, आप सेशन में बन रही है। मैं आपकी क्लास को 1 मिनट के लिए होल्ड पे डालूंगा क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू। आई जस्ट कंफर्म दिस विद द टेक्निकल टीम और उसके बाद मैं क्लास में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप सेशन में बन रही है प्लीज। एक बार प्लीज कंफर्म करिए आप सबको मेरी आवाज साफ आ रही है। आज कुछ बड़ा टेक्निकल इशू है। अभी मेरी अनअकैडमी की जो टेक्निकल टीम है उन्हीं से बात हो रही थी। मैं काफी देर से लाइव आने की कोशिश कर रहा था बट आ नहीं पा रहा था। फाइनली कुछ जो है उनके सजेशंस की द्वारा और कुछ मदद से मैं जो है लाइव आ पाया हूँ। अब सब चीजें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन एवरीबॉडी। आज मेरी 2 प्लस क्लासेस हैं और एक स्पेशल क्लास है। ये दिक्कत हो सकता है बीच में दोबारा आए, मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। तो हम अपनी तरफ से क्लास को जो है नॉर्मली लगाएंगे और अगर बीच में दिक्कत आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करके इस क्लास को एंड कर दूंगा। एज यूजुअल जो 1 बजे वाली क्लास है वो उसी तरीके चलेगी, 4 बजे वाली क्लास उसी तरीके चलेगी। ठीक है, आज मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, मैं लेट नहीं हूँ रणवीर जी, एक्चुअली वैसे टेक्निकली आई एम लेट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट मैं अपने पार्ट पे 9:45 9:50 से ही यहाँ पर अवेलेबल हूँ और लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। बट कुछ टेक्निकल इशू किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत चीजें इसमें चलती हैं। तो उस वजह से काफी सारी ट्रबल शूटिंग करने के बाद में लाइव आ पाया हूँ। ठीक है, चलो आज का शेड्यूल मैं आपको फटाफट से बताता हूँ। आपकी 10 बजे एक क्लास चल रही है जिसमें आप इस समय हैं, उसके बाद 1 बजे क्लास है, उसके बाद 4 बजे आपकी एक स्पेशल क्लास है। ठीक है जी, फटाफट से 2 मिनट में मैं आपका एक टेस्ट लूंगा कि आप उसके लिए तैयार हैं। मैंने आपको कल सारे के सारे पार्ट्स याद कराए थे, आज मैं आपको एक उसका टेस्ट लेने वाला हूँ और उसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 क्या है? यूनियन, बिल्कुल सही, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट नंबर 2 क्या है? थोड़ा आज मैं आपसे मेहनत कराऊंगा, आज मैं नहीं लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे क्या है। सिटीजनशिप। पार्ट नंबर 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट नंबर 10 क्या है? पार्ट नंबर 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट नंबर 15 क्या है? 15 इलेक्शंस। पार्ट नंबर 17 क्या है? एक मिनट रुकिए, ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट नंबर 21 क्या है? पार्ट नंबर 21, ठीक है। टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। पार्ट नंबर 22 क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड हिंदी। ठीक है जी, आपकी तैयारी मुझे ठीक लग रही है। हम आगे चलते हैं, आज के पहले टॉपिक को स्टडी करते हैं। देखिए हमने पार्ट्स पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमें अब आर्टिकल्स पढ़ने हैं और शेड्यूल्स पढ़ने हैं। बट क्योंकि बहुत सारा डेटा आपने अभी कल रात को ही याद करा है, तो इन टॉपिक्स से पहले मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे थोड़ा हटके है। नोट्स वगैरह सब बनवा दिए जाएंगे, उसकी चिंता ना करें। अभी के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है जो हमारा संविधान है उसका जो इंडेक्स है यानी पहला पेज है वो प्रियम्बल है। तो क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की शुरुआत भी हम वहीं से करें। नोट्स वगैरह सब बन जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। काफी सारी चीजें तो मैं आपको रेडीमेड दूंगा। ठीक है, ये अभी जो पार्ट्स वाले नोट्स हैं आपके तब बनवाऊंगा जब आपको आर्टिकल्स भी याद कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। नोट्स कब क्या आपको क्या नोट करना है वो सब आपको बता दिया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। क्या आपके पेपर में आपने एक सवाल देखा, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, और ऑप्शन आपको देगा बिकॉज हम वोट डाल सकते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, इस तरीके की। क्या आपने पेपर में ऐसे सवाल देखे हैं कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें लोग वोट डाल के अपने नेता को चुनते हैं? ये सारे सवाल आपके प्रियम्बल से बने हुए सवाल हैं। वैसे जनरल भी आप इन्हें कह सकते हैं बट ये वैसे प्रियम्बल के आपके सवाल हैं। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे यहाँ पर। नोट्स कैसे बनाने हैं ये सब आपको बता दूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। आप लोग पता है थोड़ी सी ये गलती कर रहे हैं, ये यूट्यूब वीडियो नहीं है जो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये एक प्लस का कोर्स है जो कि काफी लंबा चलेगा। इसे आपको एक एक करके काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, हर शब्द को आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिंता ना करें, कुछ पेज नहीं छोड़ना, मस्त रहिए, रिलैक्स कीजिए। ठीक है, चलिए फोकस करिए।
ये है हमारा प्यारा प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है संविधान की शुरुआत में। अगर आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी की जो पहला पेज होता है, पहली जो शीट होती है कवर पेज, जनरली उसके इनसाइड पे भी आपको ये देखने को मिलता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार का मानना है कि छोटे बच्चे को भी जब किताब पढ़नी आती है तो वो भी इसे पढ़े, वो इसे समझे। वो वेट ना करे कि मेरे को कोई टीचर आके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाए तो मैं पढ़ूंगा। मतलब ये सबको पता होना चाहिए। अब हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं, जो हाईलाइट भी आपके लिए हो रखे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नोट्स की चिंता जनरली हर बैच की शुरुआत की 1-2 क्लासेस में बच्चों को होती है, उसकी चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। धीरे धीरे आपके सब नोट्स बन जाएंगे। अभी सीखने पर ध्यान दीजिए, ये जो शब्द है इन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये जो फोटोज आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी की फोटोज है, और एनसीईआरटी से इसलिए मैं ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाता हूं बिकॉज वो एकदम सटीक है और वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एसएससी भी उसको पूरे तरीके मान्यता देगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा प्रियम्बल। थोड़ा सा इसे अपने पास लाते हैं और इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पर शब्दों को ध्यान से देखिए। एक बढ़िया बात आपको इसमें दिखेगी, इसमें लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या मैं सीधा वी को यहां से पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल। अगर मैं इसे यहां से हटा भी दूं तो ये सही है। ये आपने अंग्रेजी में रूल्स पढ़े होंगे, 2 कॉमा है तो हम सीधा इसके बाद इसे पढ़ सकते हैं। वी हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। यानी क्या ये देश प्रधानमंत्री ने बनाया? नहीं। राष्ट्रपति ने? नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने? नहीं। ये हमने बनाया है। वी हैव मेड इंडिया, यानी एक कलेक्टिव अप्रोच है। पूरे भारत के जो जनता है उन सबने मिलकर भारत को बनाया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पांचों शब्द का ऑपरेशन करेंगे हम अभी, हम 5 मिनट के अंदर। ये भारत कैसा है? भारत के पास ये 5 प्रॉपर्टी है: sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens। यानी जो भारत के नागरिक हैं उन्हें क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगी। ऐसा नहीं है बाकियों को नहीं मिलेगी, बट एज पर प्रियम्बल जो सिटीजन्स है, जो यहाँ के नागरिक है, उन्हें दी जाएगी जस्टिस। वो कैसी कैसी होगी? वो सोशल होगी, इकोनॉमिक होगी और पॉलिटिकल होगी। यानी एज अ सोसाइटी हम सब एक हैं। इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम सब बराबर अमीर है, फिर तो मैं काम ही ना करता। मैं कहता रहे मुकेश अंबानी जी कमाई रहे हैं, अपने आप आ जाएगा खाते में पैसे। नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि अगर मैं और आप एक ही जगह पे एक ही जितना काम करते हैं तो हम दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन सेम होनी चाहिए, है ना। जैसे आप रिक्रूट होंगे जीएसटी इंस्पेक्टर, मान लेते कोई और भी जीएसटी इंस्पेक्टर रिक्रूट होगा, तो आप दोनों का पे स्केल, वर्किंग सब सिमिलर लाइंस पे चलनी चाहिए। ये है इकोनॉमिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो सबके लिए जस्टिस करनी चाहिए, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। क्या यहाँ तक आप समझ पाए? आज हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई है किसी टेक्निकल इशू की वजह से, बट अब सब चीजें ठीक चल रही है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ शब्दों पे फोकस करा है: लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। मैं लिबर्टी की डेफिनेशन ही आपको पढ़वाता हूँ ना सीधा। देखो, ऊपर वाले शब्दों पे चलेंगे अभी हम। लिबर्टी का मतलब आप पढ़ो। लिबर्टी का मतलब सिंपल भाषा में होता है फ्रीडम। लेकिन क्या कुछ भी करने की आजादी है? नहीं। क्या हर हर चीज कर सकते हैं? नहीं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बड़े जरूरी है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी है। नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, बट क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि ट्रैफिक लाइट अगर रेड है तो आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने वेट का सिग्नल देख लिया है सड़क पे तो आपको फिर ब्रेक मारनी ही है। आप उसे रेड होने का वेट मत करिए, आप धीरे कर लीजिए। अगर आप बीच में हैं दोनों सड़कों के तो आप पार करिए, वरना वेट करिए। ग्रीन है तो आपको क्रॉस करना है। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करनी। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि आपको रोकते हैं। रीजनेबल है बिकॉज इनके पीछे प्रॉपर एक रीजन है। इसमें जो लार्जर सोसाइटी है उसका भला करा जा रहा है। ठीक है, नन ऑफ अस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ अस। ये आपको पता होगा। नन ऑफ अस is more important than all of us, है ना। ये दिल्ली मेट्रो में यहाँ पर लिखा हुआ नन ऑफ अस इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस। दिल्ली मेट्रो में ऐसा, दिल्ली मेट्रो का जो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है वहां पर ये लाइन लिखी है नन ऑफ अस इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस। वहां पर तो अलग सेंस में लिखी गई है, बट इसी से मिलता जुलता मैं ये भी कह सकता हूँ कि नन ऑफ अस इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ अस। यानी अगर मेरा नुकसान होके इस देश का भला होता है तो वो नुकसान हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नुकसान होकर देश का भला होता है तो वो नुकसान जायज है। तभी आपने देखा होगा कभी कभार मकान तोड़कर वहां पे हाईवे बनाए जाते हैं, बिकॉज वो माना जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है वो काम।
पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट। आज की क्लास में जो शब्दों को मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझना, बिकॉज पेपर हर साल यहाँ से सवाल पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल से बहुत सारे सवाल आते हैं, बट अगर आप प्रियम्बल की बात करें, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन citizens in which they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow their thoughts into action। यानी जो मैं सोचता हूं अगर वो सही दिशा में है मैं सोच सकता हूं, जो मैं बोलता हूं अगर वो सही दिशा में है तो मैं बोल सकता हूं, और अगर मैं कुछ ऐसे कर्म करता हूं जो सही सोच के मद्देनजर है तो मैं उन्हें कर सकता हूं। क्या लिबर्टी का मतलब आपको समझ आया? यानी लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम है, बट इनफाइनाइट फ्रीडम नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है वो फ्रीडम। जस्टिस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर भी उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, सिटीजंस, ये सारा पढ़ लेना, बेसिक सी बात है, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करा जाएगा, उम्मीद है किसी दिन ये सब एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी बातें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट एक बात बताओ, अगर इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, अगर हमारी कंडीशन सेम है, तो फिर एक इंसान 30% टैक्स और दूसरा इंसान 10% टैक्स क्यों देता है? बिल्कुल शालिनी, कि मान लेते हैं मैं 30% ब्रैकेट में हूं और आप 10% में, तो ये कैसी इक्वालिटी हुई? बिल्कुल सही, क्योंकि वो देने लायक है। देखिए अल्टीमेट गोल जो है वो सबको बराबर लाना है, यानी जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जिससे कि जो नहीं कमाता उसे भी सुविधा मिल पाए, ठीक है। सैलरी पे चलता है 30% इज द मैक्स, ठीक है। यानी ये जो ज्यादा और यहाँ पर कम है ये करेक्ट है। क्यों? जो देने योग्य है उसे टैक्स देना चाहिए, जिससे कि जो नहीं दे सकता वो भी सुविधाओं को प्राप्त कर सके। ऑब्वियसली इसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं, कई लोग एक्चुअली बहुत सारा कमाते हैं बट टैक्स नहीं देते बिकॉज वो ब्लैक मनी कमाते हैं, वो सारी बातें ठीक है। बट एज पर थ्योरी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाता है वो कम टैक्स देगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस इक्वालिटी में ही मानी जाएंगी, भले ही यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है। आगे चलते हैं जी। इक्वालिटी ये क्या होता है? नाम से ही पता है, इक्वल, ये तो हम फंडामेंटल राइट्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी अगर मैंने किसी का मर्डर करा और आपने किसी का मर्डर करा तो हम दोनों को बराबर सजा मिलनी चाहिए। बट अगर मैंने किसी का मर्डर करा और लेकिन किसी ऐसे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया जो 10 साल का है, तो क्या हमें बराबर सजा मिलनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिकॉज माना जाएगा कि इस बच्चे का जो माइंड है अभी पूरे तरीके डेवलप नहीं हुआ है, तो इसकी सोच उतनी सटीक नहीं होगी जितनी मेरी है। तो ये कैसी इक्वालिटी हुई फिर? इफ एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन शुड गेट इक्वल पनिशमेंट। माइनर है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई मान लेते हैं महिला प्रेग्नेंट है, तो क्या उनकी सजा एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी कम हो जानी चाहिए? यस करेक्ट, बिकॉज उनकी सिचुएशन जो है दूसरे से अलग है। ऐसे को मान लेते हैं फिजिकली डिसेबल्ड है या और कुछ इशू है, तो उनकी भी कम होनी चाहिए। अब ये जो है इक्वालिटी के अंदर ही आता है। यानी इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको 10-10 रुपए दे दो, इक्वालिटी का मतलब ये है सबको उतने रुपए दो कि एंड में सबकी जेब में बराबर आ जाए। एक पॉलिटी की फोटो है बड़ी प्यारी, एनसीईआरटी में दे रखी है। उसमें ये है कि अगर एक इंसान है इतनी हाइट का, आपने भी शायद कभी देखी होगी, एनसीईआरटी की फोटो है, बड़ी बढ़िया फोटो लगती है मुझे। 3 लोग हैं, अब हमें इक्वालिटी जो है इन्हें समझानी है, देनी है। क्या हम इन तीनों को ही बराबर हाइट का स्टूल दे दें? क्या ये इक्वालिटी होगी? नो। मैच देखने वाले ग्राउंड से बिल्कुल सही, उसी फोटो की बात कर रहा हूं। हमें इन्हें ऐसे स्टूल देने चाहिए जिससे बाद का आउटकम इक्वल आ जाए। ये है इक्वालिटी। इसीलिए जो जिसकी हाइट ज्यादा है उसे छोटा स्टूल दिया जाता है, जिसकी हाइट कम है उसे लंबा स्टूल दिया जाता है। जिसकी हाइट ज्यादा है उसने ये क्लासेस में भी देखा होगा कि उसे कहा जाता होगा तुम सबसे पीछे जाके खड़े हो। हमने पूरे जीवन यही करा, लास्ट रो में हम जाके खड़े हुए, क्योंकि हमारी हाइट ज्यादा थी। तो बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए, अगर हम उनके आगे आ जाएंगे तो उनकी फोटो ही नहीं आएगी, इसलिए हमारी हर फोटो में सिर्फ शक्ल आती है। तो क्यों? क्योंकि इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, इक्वालिटी का मतलब है ऐसी अपॉर्चुनिटीज दो जिससे कि आउटकम इक्वल हो जाए, ठीक है जी। यस डार्क, जो अतीत में किसी का नुकसान हो गया उसे हेड स्टार्ट दे देना है इसका मतलब। यानी अगर कोई इतिहास में पीछे था तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा पुश दे दिया जाए जिसकी वजह से वो बराबर आ जाए। अगेन आप इसमें, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी कि सर नहीं, जरूरत से ज्यादा दिया जाता है। मेरा भी एक दोस्त है जो बहुत अमीर है लेकिन फिर भी उसे जो है ज्यादा फायदा मिल जाता है नंबरों में मुझसे। वो सारी बातें जो आपका दुख है उस दुख को अपने अंदर समेट के रखिए, बिकॉज वो मुद्दा नहीं है इस क्लास का। इस क्लास का मुद्दा है इन शब्दों को समझ के क्लास को खत्म करना है, ठीक है। तो वो जो आपका दुख है अपने अंदर से बचा के रखिए। अभी के लिए आप अपनी जो खुद के लिए बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। आगे चलते हैं। यस निशांत, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इन फंडामेंटल राइट्स। ये जो रिजर्वेशन आपके पेपर्स में मिलता है ये क्यों सही है, ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं इधर। फ्रेटर्निटी ये क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा।
और भाई बंधु क्या हाल है, यानी ब्रदरहुड। अब ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ब्रदरहुड का मतलब ये नहीं कि सारे भाई बन गए, ऐसा नहीं है कि ताऊ जी भी भाई हो गए, पापा भी भाई हो गए, और कोई छोटी बहन है वो भी भाई हो गई, छोटा भाई भी भाई हो गया, वो अंकल भी भाई हो गए, वो आंटी भी भाई हो गए, दादी भी भाई हो गए, ऐसा नहीं है। भाईचारा यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल करा जा रहा है ओपन सेंस में है, यानी हम सब एक परिवार का हिस्सा है। जब कल को आप डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, तो वहां पर जब कोई आपका जो हेड ऑफ ऑफिस है वो स्पीच देगा, वो पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे वी आर नॉट इन ऑफिस, वी आर अ फैमिली। जैसे आप मान लेते हैं जुड़े हैं जीएसटी डिपार्टमेंट से, वो कहेंगे वी आर जीएसटी फैमिली। आप अगर जुड़े हैं सीएसएस तो कहेंगे कि वी आर सीएसएस फैमिली। ऐसी फैंसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। वो बात अलग है कि उसके ठीक पहले और ठीक बाद आपको फैमिली के तरीके ट्रीट नहीं करा जाएगा, क्योंकि आप जो है उनसे छोटी पोस्ट पे होंगे, बट फिर भी वो स्पीच में ऐसे ही कहेंगे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप सीधा मेरे पास आके बात कर सकते हो, डायरेक्टली कम टू माय कैबिन। वो बात अलग है कि आप कभी जाएंगे तो बाहर जो है एक उनका हेड हवलदार बैठे होंगे जो पहले आपसे काम पूछेंगे, बट कहने में हर्ज क्या है, ठीक है। फिर भी एज पर थ्योरी फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी हम सब एक फैमिली के तरीके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, यानी कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा कोई भी बड़ा नहीं है। इंफीरियर का मतलब होता है खुद से छोटा, और सुपीरियर का मतलब होता है खुद से बड़ा। सुपर से भी ऊपर, यानी सुपर से भी ऊपर, यानी कोई हमसे ऊपर हमें दिखता है तो हमें लगता है हमारा सुपीरियर है, कोई हमसे नीचे हमें लगता है तो हमें लगता है हमारा इन्फीरियर है। ऑफिस में क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कोई अकाउंटेंट है और कोई सीनियर अकाउंटेंट है और उसके बाद कोई डबल ए है, क्या ये तीनों बराबर होने चाहिए? यस। क्यों? क्योंकि इज्जत जब देनी है तो डबल को उतनी ही इज्जत अकाउंटेंट को देनी चाहिए जितनी अकाउंटेंट डबल को देता है। क्यों? बिकॉज दोनों का वर्क प्रोफाइल अलग अलग होगा, दोनों की सैलरी अलग अलग होगी, बट जो डिग्निटी चाहिए दोनों को वो इक्वल होनी चाहिए। जनरली देखा गया है कि एक या दो पोस्ट तक ये चल जाता है, बट इससे ऊपर नहीं चल पाता। जो बहुत सीनियर्स होते हैं या तो वो बहुत अच्छे होते हैं नेचर में, या फिर वो थोड़े से जो है अच्छे नहीं होते, ये भी केसेस देखे गए हैं। और ये हर जगह है, प्राइवेट में तो सरकार से भी बहुत ज्यादा है। सरकार में फिर भी कुछ लोगों का नेचर बढ़िया है, 10 में से 5 लोग आपको अच्छे मिलेंगे, 5 लोग आपको थोड़े से दिक्कत देंगे, बट इट्स ओके, ये सब जगह लाइफ ही ऐसी है, ठीक है। आपको आज आप नोटिस करेंगे मैं आपको हर शब्द को समझा रहा हूँ, बिकॉज आगे चल के नहीं समझाऊंगा। आगे चल के मैं सीधा कहूंगा भाई देखो 1976 में ये वर्ड ऐड हो गया, तब आप मुझसे पूछोगे इसका मतलब क्या, मैं कहूंगा पिछली क्लास देख लो, ठीक है। आज इसलिए आपको हर शब्द को समझाया जा रहा है। अभी तक हमने यहाँ पर जस्टिस समझ लिया, लिबर्टी समझ लिया, इक्वालिटी समझ लिया, फ्रेटर्निटी समझ लिया। अब आ जाते हैं जी काम की बात पे। ये जो शब्द ऊपर लिखे हैं इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्पेशली इसमें सोवरेन वाला, सेक्युलर वाला, रिपब्लिक वाला और डेमोक्रेटिक वाला। 5 में से 4 बोल दिए क्योंकि चारों से सवाल बने हैं। डेमोक्रेटिक से कम 20 सवाल बने हैं, सेक्युलर से कम 10 सवाल बने हैं, रिपब्लिक और सोवरेन से भी 3-3, 4-4 सवाल बन चुके हैं। सोशलिस्ट से 2 ही सवाल मैंने आज तक देखे हैं, हो सकता है आगे दोबारा बन जाए। अभी कुछ नोट नहीं करना है पिंटू जी, आपको अभी सिर्फ क्लास में समझना है, क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए देखो स्क्रीन पर। आप क्लास के बाद चाहे तो इसे अपनी कॉपी में छाप सकते हैं, अभी समझ लीजिए बस। आ जाते हैं इधर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये संविधान बनाया गया है लोगों के द्वारा। लेकिन क्या मैंने संविधान बनाया था? नहीं, आपने भी नहीं बनाया। तो किसने बनाया? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हमने किसी को चुना और उसने जो है संविधान हमारे लिए बनाया। समझ पा रहे हैं? यानी हमने अपने इलाके के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें चुना और उन्होंने जाकर ये संविधान बनाया। किसी किंग ने या किसी क्वीन ने ये हमारे लिए नहीं बनाया। किसी किंग ने या किसी क्वीन ने नहीं बनाया कि अरे उसने क्वीन ने कह दिया तो चलो ऐसा ही होगा। नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये बनाया है, ठीक है। किसी आउटसाइड पावर ने नहीं बनाया, जो हुआ है भारत के अंदर ही हुआ है। सोवरेन का मतलब क्या है? देखिए, सोवरेनिटी का मतलब देसी भाषा में होता है कि मैं अपना फैसला खुद लूंगा। सुनो सबकी, करो अपनी। सुनो सबकी, करो अपनी। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे घर का कोई फैसला है तो वो मैं लूंगा। आपकी सजेशन एक्सेप्टेड है, बट वो थोपे नहीं जा सकते मुझ पे। यानी अगर इंडिया और चाइना वॉर पे जाना चाहते हैं तो क्या इंडिया जा सकते हैं? जो हिंदी भाषी बच्चे वो कमेंट पे भी ध्यान दे सकते हैं, वहां पे हिंदी शब्द भी आ रहे हैं। यस। यानी क्या हमें यूएन से पूछना पड़ेगा? नो, नहीं। फिर हम क्यों नहीं जाते वॉर पे? बिकॉज हमें लगता है कि वो सही नहीं है। बट क्या हम अभी 1 मिनट के बाद अगर हमारे राष्ट्रपति चाहे तो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। कॉमनवेल्थ जनरली वो देश है जो कभी ना कभी इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, तो हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा क्यों है फिर? बताओ। इसका आंसर है अपनी मर्जी से। बस नहीं, हम हैं अपनी मर्जी से।
यानी वी हैव चोजन, जबरदस्ती नहीं है, हम कल चाहे हट सकते हैं, हम सिंपली इसलिए क्योंकि हमें लगता है ठीक है क्या जाता है वाली बात है, ठीक है, नहीं है। एटम बॉम्ब वगैरह पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा जो भी चीजें आपको कही जा रही हैं वो सिर्फ धमकियां हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यानी भारत चाहे क्या आज एक न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे फेंक सकता है, बिल्कुल फेंक सकता है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भारत को झेलने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, यानी हम जो चाहे कर सकते हैं बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें संभालने पड़ेंगे, इसी वजह से हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, हमारे खाते में अगर आज 10,000 रुपए हैं तो क्या हम आज के आज अभी के अभी उसे खर्च कर सकते हैं? यस, बट हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है कि वो सही नहीं है, कल हो सकता है वो हमारे काम है। CW का मतलब था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं बिकॉज हमारा मन है, ऐसा नहीं कि हमें करना ही है। यानी हम, आप यहाँ पे रीड करिए, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। यानी सोवरेनिटी जो है वो इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। यानी हम भारत के अंदर जो चाहे कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को हमने स्टेट से यूटी बना दिया, क्या इसमें हमें कोई रोक पाया? नहीं। आज हम चाहे कि नेपाल को एक नया राज्य बना ले, नेपाल को अपने कंट्रोल में ले ले, क्या हम कोशिश कर सकते हैं ऐसी? यस, कोशिश कर सकते हैं। यस, वो होगा नहीं, मुझे पता है, चाहिए भी नहीं, अपने को जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के आराम से साइकिल पे वहां पे, बट क्या कर सकते हैं? यस, बट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, बस इस वजह से। ठीक है, आपने देखा होगा गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया था, हैदराबाद का जो इशू था, जूनागढ़ का जो इशू था, वो हमने खुद ही सॉर्ट कर लिया था बिकॉज वो हमारी सोवरन एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा राइट था। दूसरे देश पे कैसे लागू होगा वो बस मैंने एक एग्जांपल दिया था आकाश आपको, कि हम चाहे तो किसी पे, हम आज चाहे तो आकाश के पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। यस, बट क्यों नहीं करते? बिकॉज हमें पता है कि उसके बदले कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इतनी सी बात है। हम कर सकते हैं कि यस, करते नहीं बिकॉज हम समझदार हैं, हमें पता है कि सेंस नहीं बनता उस बात का, नुकसान ज्यादा होगा। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने सुना भी होगा कई बार, अभी कुछ समय पहले कनाडा से थोड़ा मसला चल रहा था, तो हमने साफ कह दिया था नहीं, हमारा पर्सनल मैटर है, आप हमारे घर में आके बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिया का मैटर है, ये इंडिया खुद संभालेगा। समझ गए आप सब लोग? सोवरेन का मतलब, सोवरेन का मतलब है कि मैं भारत के अंदर के, और भारत का किसी और देश से जो कनेक्शन है वो सब मैं खुद संभालूंगा। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट, सोसाइटी इज सुप्रीम, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। मैं जानता हूं ये पढ़ने में आपको थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल लगेगा, ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट का काम है ये इंश्योर करना कि जो कमाई है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। वो कैसे करती है? टैक्सेशन से करती है। वो अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाती है जो कि गरीबों तक जाता है, जिससे कि इक्वालिटी आ सके। आप समझ पा रहे हैं? गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ओनरशिप ऑफ लैंड। भारत का हर एक कोना आज चाहे तो सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है। क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी भारत की सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है? यस। कुछ भी, कैसा भी, जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर है, इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो आज चाहे पूरी प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले सकती है अगर उन्हें लगता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो जो ओनरशिप ऑफ लैंड है वो भले ही किसी की भी हो, बट उसका रेगुलेशन गवर्नमेंट ही करेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यस चलोगी। आपने सुना होगा ना, बहुत बार सड़क बनती है तो बहुत सारे मकानों को तोड़ दिया जाता है, कहीं पे डैम बनती है तो लोगों को डिस्प्लेस करा जाता है। वो ऑप्शन नहीं है, वो होता ही है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में आता है। उसके बदले क्या होगा जी? मुआवजा दिया जाता है, वो एक अलग बात है, वो सरकार की अच्छाई है कि वो बदले में आपको कुछ दे रहे हैं, कंपनसेशन। बट क्या वो कंट्रोल में ले सकती है? यस, बिल्कुल ले सकती है। ठीक है जी, आई होप आप सोशलिस्ट का मतलब समझ गए। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब पूर्णिमा, जहां पर देश का भला होना हो, जैसे सड़क बनती है तो पब्लिक इंटरेस्ट में बनती है क्योंकि उसमें पब्लिक यानी इन जनरल लोग ट्रैवल करेंगे, तो उसके लिए अगर दो चार मकान कोई तोड़ने पड़ते हैं मान लेते हैं, तो उन लोगों को वहां की जगह दूसरी जमीन दी जाती है, ऐसे चलता है। देखिए आप क्या फील करते हैं ना, प्रैक्टिकली आपने क्या देखा है, वो यहाँ पर फिट मत करिए, बिकॉज अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी के तरीके हम इसे समझेंगे तो पेपर में टिक लगाना आसान होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्युलर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार फंसते हैं, ध्यान से सुनिए। सेक्युलर का मतलब है कि जो रिलीजन है ना, वो आपका पर्सनल मैटर है। रिलीजन इज योर पर्सनल अफेयर। मैं कोई से भी धर्म के, कोई से भी भगवान को मानूं या ना मानूं, ये मेरा पर्सनल कॉल है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल कॉल है, इसका भारत या भारत की सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर मैं अपने धर्म को मानते मानते किसी और के धर्म को चोट पहुंचाता हूं, तो यहां पर भारत सरकार आ जाएगी मुझे सजा सुनाने। सेक्युलर मीन्स कि जो मेरा रिलीजन है वो मेरा पर्सनल मैटर है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना। सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नो रिलीजन। यानी हो सकता है मैं नास्तिक हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती कोई धर्म मानना ही है ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। हो सकता है मैं कोई धर्म नहीं मानता, मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है, वो भी चलेगा।
बट देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, ये ध्यान रखना, बहुत सारे देशों के ऑफिशियल रिलीजन होते हैं, भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम सभी रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट से मानते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। बट कंडीशन क्या है कि हम दूसरे के धर्म को चोट नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, आपने सुना होगा धर्म निरपेक्ष है, हम लोग पंथ निरपेक्ष है। क्या इसका क्या मतलब है कि हम जो चाहे वो मान सकते हैं। जैसे हिंदुइज्म के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई एक कास्ट का है, कोई दूसरी कास्ट का है, वो जो चाहे मान सकते हैं, उनका सब पर्सनल मैटर है। धर्म राजन, धर्म निरपेक्ष का मतलब मान लेते हैं कि कोई सिख धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, ये हो गया धर्म निरपेक्ष। अब हिंदू धर्म में भी क्या है कि कुछ लोग जो है मान लेते हैं, एक तरीके की जो बिलीव्स है उन्हें मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए, मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ या करते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, मंगलवार को रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा कौन से भगवान बेटर है, ऐसा कुछ नहीं, सारे भगवान बढ़िया हैं, आप जिन्हें मानना चाहे मान सकते हैं। ठीक है जी। इसका रीजन दिया ना अजीत मैंने आपको, बिकॉज देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज रिलीजन इज सिटीजंस या पर्सन्स पर्सनल अफेयर। समझ गए आप पूरे तरीके, आपस में बातें ना करें। चलो आगे चलते हैं जी। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि मैं अपना नेता खुद चुनूंगा, मैं अपना नेता खुद चुनूंगा। डाउट्स अगर अभी भी कोई आ रहे हैं तो क्वेश्चन टाइम में फेंके जाइए, मैं एंड में ले लूंगा। अभी के लिए हम एक फ्लो में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि मैं वोट डालूंगा, आप वोट डालेंगे, जो जीतेगा वो सिकंदर। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। यानी अगर मैंने किसी को चुना है तो वो मुझे जवाब देगा। यानी अगर मान लेते हैं मैंने अपने घर के पास वाले किसी विधायक को चुना है, तो कल मैं विधायक के घर पे जा सकता हूँ कि अरे भैया सड़क कब बनेगी, ऐसे कैसे काम होगा। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकली मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी जान खतरे में आ जाएगी, बट फिर भी हम ऐसा थ्योरी में मान सकते हैं कि हम वो हमें जवाबदेह है, उन्हें हमें जवाब देना ही पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। ये बेसिक रूल्स कहाँ पे लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए। जितनी भी पावर मिलती है वो संविधान से मिलती है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। आज से मैं आपको होमवर्क भी देना स्टार्ट कर दूंगा। आज आपका पहला होमवर्क मैं दूंगा। होमवर्क में क्या होगा, सारी डेफिनेशंस आपको अपनी कॉपी में नोट करनी होंगी और इन्हें एक बार रिवाइज करना होगा। ये होमवर्क आप जनरली नेक्स्ट डे तक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, विश्वास मानिए इन्हें आप नहीं भी याद करेंगे, पेपर में टिक लग जाएगा, क्योंकि आपको बढ़िया से समझा दिया गया है। डेमोक्रेसी का कीवर्ड है वोट डाल के चुनना। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ कंट्री है वो इलेक्टेड होगा। ध्यान रखना, बहुत लोग यहाँ पे गलती करके आते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, जो हेड ऑफ कंट्री है वो इलेक्टेड है, जो मेन पर्सन है वो इलेक्टेड है, अपॉइंटेड नहीं है। यानी हमारे देश के जो हेड हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं, उन्हें चुना जाता है। बट आपने कब वोट डाले? आप वोट नहीं डालते, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी आपने किसी को चुना और उन्होंने किसी और को चुना, नहीं नॉमिनेटेड नहीं है, नॉमिनेटेड नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये भी अपने नोट्स में लिख लेना। इलेक्टेड है, क्या वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है? यस, इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने डायरेक्टली नहीं चुना, हमारे जो हमने जो नेता चुने उन्होंने उन्हें चुना। इलेक्टेड बिकॉज वहां पे वोट डाले गए, वोट के हिसाब से जीते। तीनों में फर्क बता देता हूं। अपॉइंटेड का मतलब कि मान ले जैसे पीएम जो है ये अपॉइंटेड है बाय प्रेसिडेंट। बहुत ज्यादा टाइप करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। पीएम अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और नॉमिनेट का मतलब है प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से, जैसे होता है ना 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिए, वो उनका अपना क्राइटेरिया है, जो उनके हिसाब से जो उन्हें लगता है कि सही लोग हैं, है ना। जैसे पहले होता था 2 एंग्लो इंडियंस जो है नॉमिनेट करे जाते थे लोकसभा में। गवर्नर करता था पहले एक एंग्लो इंडियन जो अपना है एक नॉमिनेशन देता था विधानसभा में। ठीक है, प्रेसिडेंट इज नॉट नॉमिनेटेड, आई रिपीट संगीता, प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। आप लोग डाइवर्ट मत होइए टॉपिक से, पीएम जी की बात हम आगे चल के करेंगे। नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कीवर्ड ध्यान रखिएगा। तो रिपब्लिक का मतलब हो गया हेड ऑफ स्टेट। यहां पर समझे, जो कल मुझसे पूछ रहे थे, स्टेट का मतलब इंडिया है, ये यूपी बिहार महाराष्ट्र नहीं है। स्टेट मींस यहां पर इंडिया, इंडिया के हेड इलेक्टेड है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, आप कहेंगे अरे हमारा तो भारत में जो स्टेट है उसके हेड गवर्नर है, गवर्नर तो इलेक्ट होते नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। यस अजीत, अपॉइंटेड होते हैं वैसे अजीत। नो दीज आर नॉट सलोनी, एम्बिगुअस बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक काम करता हूं, सारे शब्द दोबारा बता रहा हूं, अब बातों को ध्यान से सुनना, रिवाइज करा के अगले टॉपिक पे चल रहे हैं।
सब कुछ है। अरे एक तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कौन इलेक्टेड है क्या है, सब कुछ है भैया। क्लास आज आखिरी नहीं है, अभी तो दूसरी क्लास है। ये जो आपका टॉर्चर है ये मेरा वार्म अप है, तो चिंता मत करो, अभी तो बहुत कुछ है। फोकस करो चलो। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों कहा? बिकॉज हमने ये संविधान बनाया। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, चैट ऑफ कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? कीवर्ड्स का ध्यान देना। अगर मैं अपने फैसले खुद लेता हूं, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल, तो ये सोवरेन पावर हुई। इंडिया के पास कौन सी सोवरेनिटी है? एक्सटर्नल इंटरनल बोथ आंसर होगा। सोशलिस्ट का मतलब है कि हम एज अ सोसाइटी काम करेंगे। जो भारत की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि एज अ सोसाइटी हमें बांध के रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करना और सोसाइटी के हिसाब से देश को चलाना है। टैक्सेशन वगैरह आपने सुना होगा, लगता है वो इसलिए लगता है जिससे कि अमीर से थोड़ा पैसा लेके गरीब को दे दिया जाए। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष होना, यानी सेक्युलर का मतलब हो गया कि देश का कोई भी धर्म नहीं है। इंडिया कोई हिंदू कंट्री है क्या? नहीं। इस्लामिक कंट्री है? नहीं। सिख कंट्री है? नहीं। क्रिश्चियन कंट्री है? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, भले ही इसके नागरिक कुछ कोई धर्म मानते हैं। रिलीजन इज माई पर्सनल अफेयर, इट इज नॉट टू बी एसोसिएटेड विद द रिलीजन ऑफ स्टेट बिकॉज देयर इज नन। रिलीजन मेरा पर्सनल मैटर है, उसका देश के धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि देश का कोई धर्म है ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया हम सबके पास बराबर अधिकार है और मैं अपने नेता को खुद चुनता हूं। रिपब्लिक का मतलब हो गया मेरे देश का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा। कीवर्ड्स ध्यान रखना। सोवर्निटी में था मैं अपना फैसला ले सकता हूं, सोसाइटी में था कि सोसाइटी के तरीके चलना है, सेक्युलर में धर्म वाली बात थी, डेमोक्रेसी में वोटिंग वाली बात थी, रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड वाली बात थी। जस्टिस कौन कौन सी मिलती है हमें? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये भी पेपर का सवाल है, कौन कौन सी मिलती है, आपको ऑप्शंस चूज करने थे। लिबर्टी किस किस चीज की है? वैसे पेपर में कॉमन सेंस से आप बना लेंगे। इक्वालिटी का मतलब आपको मैंने समझा दिया। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। ठीक है जी। बाकी ये संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। पूरे तरीके लागू 26 जनवरी को हुआ था, बट फिर भी हमने इसे अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप प्रियम्बल को पूरे तरीके समझ चुके हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखिए कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना होगा और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी करना होगा, है ना? जरूरी नहीं है कि हर लाइन पे कमेंट करा ही जाए। अगर आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देखते तो भी 1 घंटा बिना कमेंट करे रहते ना। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब बनाया गया है अनअकैडमी के द्वारा, पहले नहीं था, आज से 3-4 साल पहले अनअकैडमी पे डाउट सेक्शन नहीं था। मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ। प्रतियोगिता मंत्रा का जो सबसे पहला प्लस का कोर्स है वो मेरा ही है, बहुत पहले की बात है। धीरे धीरे ये अपडेट्स इसलिए आए बिकॉज एजुकेटर्स ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, टीम ने कुछ दिमाग लगाया कि और क्या इंप्रूव करा जा सकता है। वो इसलिए बना है जिससे कि डाउट्स आप वहां पे अपने डालें। अजीत सब पढ़ाया जाएगा आगे चल के। नहीं चिराग, ऐसा नहीं होगा। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है चिराग, है ना, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत समझदार है, यानी इंडिया समझदार है। आगे चलते हैं। देखिए भारत को भी आजाद हुए सिर्फ 70-80 साल हुए, और 70-80 साल में जो है भारत बहुत आगे आ गया। क्यों? क्योंकि भारत की कोर वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है। अगर हम एक ही चीज के पीछे पूरे तरीके पड़ जाते तो शायद 70-80 साल में इतना आगे ना आते कि दुनिया में तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे हम अधिकतर चीजों में। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। यहाँ तक ऑल गुड। क्या प्रियम्बल आपका पूरा तैयार हो गया है? अब आपको करना क्या है, घर पे ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिखनी है। क्या क्या लिखना है? जैसे आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर एक तो ये लिख लेना कि ये 26 नवंबर को लागू हुआ है, और ये जितनी वर्ड्स हैं इनकी जो नीचे छोटी छोटी कटिंग्स हैं आप इन्हें अपने नोट्स में लिख लेना। ये कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो रास्ते हैं, एक तो है मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूं, दूसरा है आप इसकी क्लास पीडीएफ विद एनोटेशन डाउनलोड करें। ये आपको अब तक आता ही होगा, प्लस पे है कुछ दिन से तो आपको पता होगा ऐसे ऐसे प्लस चलती है। क्लास पीडीएफ विद एनोटेशन डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा कि जो मैंने हाथ से बनाया है ये आपके काम आ जाएगा। कि फ्रेटर्निटी के साथ आपको ब्रदरहुड लिखा दिख जाएगा, सुपीरियर इंफीरियर दोनों लिखा दिख जाएगा, इसके आगे क्रॉस इसके आगे टिक कर देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दिख जाएगा, तो याद करना रिवाइज करना आसान हो जाएगा। ये फोटो चाहे बना लेना, बना लोगे अच्छा, नहीं भी बनाओगे चलेगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझा दी, ये सब अपनी कॉपी में आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, विनय सही समय आने पे सब बताऊंगा बेटा, थोड़ा समय दो। कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए थे 26 नवंबर को ही, बट पूरे तरीके से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अब हम चलते हैं आगे। आप लोग सेशन में बने रहिए, 2 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ और उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। चैट आपकी ऑफ करी जा रही है दोस्तों, सेशन में आप बने रहिए। एक बार कंफर्म करेंगे आप सबको आवाज साफ आ रही है? चलिए चलते हैं दोस्तों आगे और अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अभी तक इस कोर्स में हमने सारे पार्ट्स याद करे हैं और हमने समझा है जो प्रियम्बल है उसको, प्रियम्बल एसोसिएटेड काफी सारी चीजें कि प्रियम्बल का सोर्स क्या है और बाकी सारी बातें हम आपको इस कोर्स में आगे चल के पढ़ाएंगे।
अब एक ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूँ जिसका पूरे कोर्स में बाकी किस चीज से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बाकी चीजें समझने में उतना मजा नहीं आता। आपने सुना होगा हमारी जो संविधान है उसके 3 हिस्से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसे हम हिंदी में विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्या है कि जुडिशरी तो पता है क्या है, बट जो बाकी 2 चीजें हैं वो नहीं पता होती। निर्मल्य, आपको आगे चल के सब पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अपने डाउट्स को कॉपी के कोने में लिख लीजिए। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इनके बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में क्या डिफरेंस है। मीडिया को अनऑफिशियली माना जाता है चौथा पिलर, ऑफिशियली उसे हम नहीं मानते। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 हिस्सों को पावर करता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी हमारा संविधान जो है वो 3 हिस्सों में 3 हिस्सों को एक तरीके से कहता है कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। वो क्या क्या है? सबसे पहला है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे आप कह सकते हैं, जो गवर्न करते हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंग्रेज जा चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर जो है ये होता है विधानमंडल, ठीक है। ये क्या करता है, देसी भाषा में बोलूं तो ये लॉ यानी कानून बनाता है। एक काम करते हैं, नोट्स का, देखो, आप चाहो तो इसे पेज नंबर 1 से लिखना चालू कर दो, ठीक है। बाकी 2 चीजें आप बाद में लिखना। अभी जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो आप एक काम करो, अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो दिस कैन बी द पेज 1 ऑफ योर नोट्स। यहाँ से आप अपने नोट्स बनाओ, उसे आप बाद में आराम से नोट कर लेना। अभी जो पहले 3-4 टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है शेड्यूल से, ये इंटर रिलेटेड नहीं है, तो इसे कैसे भी सीक्वेंस में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स यहाँ से अपने बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेजिस्लेचर जो है इसे विधानमंडल बोला जाता है। ये क्या करता है जी, ये कानून बनाता है, ये कानून बनाता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरे नंबर पे आता है एग्जीक्यूटिव, ये होता है कार्यपालिका, ये लॉ अप्लाई करता है या कराता है। आप नोटिस करेंगे कि मैं वो भाषा लिख रहा हूं जो दिमाग में आसानी से बैठ जाए, बिकॉज अगर मैं वो टेक्निकल डेफिनेशन बुक की उठा के चेप दूं तो फिर मेरा कोई काम ही नहीं है आपके जीवन में। इसलिए मैं वो भाषा लिख रहा हूं जो पेपर में आपको मदद करेगी। तीसरे नंबर पे आता है जुडिशरी, न्यायपालिका, ये लॉ को वैलिडेट करता है। कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा, लॉ का फॉर्मेशन है लेजिस्लेचर के हाथ में, लॉ को अप्लाई कराना है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, लॉ सही है या गलत है वो काम है जुडिशरी का। आपने सुना होगा कई बार कोई कानून बना दिया जाता है जो बाद में सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है, शायद आपने ये सब चीजें सुनी होंगी, या अभी नए नए हैं थोड़ा इस दुनिया में, तो आगे चल के सुनेंगे। जुडिशरी का काम है ये देखना कि जो कानून बनाया गया है क्या वो सही है भी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को मध्य नजर रखकर ही बनाया गया है, ठीक है। आप समझ पाए 3 बातें मैंने आपको जो बताई हैं। अब इसमें क्या है, जो पहला और दूसरा काम है ना, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग ही करते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो यानी कानून बनाता भी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं, और अप्लाई भी वही करता है। तो इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं अगले पेज पे। पहले आप इसे छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। डन, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम समझते हैं क्या लिखा है मैंने पहले, लेजिस्लेचर को यस, पहले नंबर पे लिखा विधानमंडल लेजिस्लेचर, जिसमें लिखा लॉ फॉर्मेशन यानी लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका लॉ अप्लाई कराता है, जुडिशरी न्यायपालिका लॉ वैलिडेट करता है। आगे चलते हैं, लेजिस्लेचर। अब हमारे देश में जो यूनियन में होता है यानी देश के लेवल पे होता है, वैसे ही स्टेट के लेवल पे भी होता है। तो अगर मैं यूनियन के लेवल पे बात करता हूं यानी इंडिया के लेवल पे बात करता हूं, इंडिया के, तो हमारे पास जो पार्लियामेंट है जिसे हम संसद बोलते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलती है लोकसभा और राज्यसभा। क्या इन्हीं का काम है कानून बनाना? और क्या पार्लियामेंट के अंदर ही प्रेसिडेंट भी आते हैं? प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है।
क्यों? क्योंकि कानून तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट उसे साइन करेंगे, तब जाकर जो है वो कानून माना जाएगा। ठीक है, समझ पाए? आगे चलते हैं जी। इसी तरीके दोस्तों अगर मैं स्टेट के लेवल पे आ जाऊं, तो स्टेट में हमें पता है एक होता है विधानसभा, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा, और किसी किसी राज्य में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ऐसे डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हर एक में नहीं होता। ये क्या कहते हैं इसे? विधान मंडल। कहीं मैं गलत बोलूं तो भाई बता देना, ठीक है। विधान परिषद, सॉरी विधान परिषद हो गया ना। तो जो बड़े राज्य हैं उसमें देखने को मिलता है, छोटे राज्यों में देखने को नहीं मिलता। विधान परिषद हर एक में नहीं है, किसी किसी में है। समझ पा रहे हैं यहां तक आप बात को? इसी तरीके गवर्नर भी जो है इसका हिस्सा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नर का जब तक साइन नहीं होगा तब तक वो जो है लॉ स्टेट का नहीं बनेगा। लिख देता हूं मैं, गवर्नर ऐसे लिख देता, गवर्नर के साइन इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते ना पार्लियामेंट का हिस्सा है। बस ये ध्यान रखना गवर्नर का साइन होगा तभी वो बिल एक्ट बनेगा। नोट करिए। कम से कम 3 से 4 क्लासेस लग जाती है फ्रीक्वेंसी मैच होने में, यानी मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ और आप कैसे पढ़ रहे हैं वो पूरा कोऑर्डिनेशन में। जैसे अभी इनिशियली क्या होता है, नोट्स बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो धीरे धीरे समझ आता है कि भाई एजुकेटर जो है इस तरीके पढ़ाएगा, हमें इस तरीके काम करने, 2-3-4 सेशन लग जाते हैं। ये सब आपको आगे चल के शाम पढ़ाया जाएगा। जो विद एनोटेशन पीडीएफ होगी उसमें हर एक शब्द जो स्क्रीन पर है वो आपको लिखा हुआ दिखेगा। एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, तीनों पोर्शन को कंप्लीट करा के एक बार पूरा फटाफट से क्विक रिवीजन दे दूंगा। चलो आगे चलते हैं। यस विशाल, देखो, बिल अगर बनाना है एक्ट तो उस पे साइन होने चाहिए, टू बी, ये भी बना लेना, प्रेसिडेंट यूनियन के लेवल पे और गवर्नर स्टेट के लेवल पे। ठीक है, फटाफट लिख लो सागर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बनाऊंगा विनय, चिंता ना करें, अगले पेज पे नहीं है, पार्लियामेंट का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो क्या स्टेट के लेजिस्लेचर में गवर्नर आते हैं? यस। अरे नो क्यों कह रहे हैं आप लोग? मैं और अच्छे से बनाया तो ऐसे लिख लो, चलो गवर्नर, यानी ये तीन तीन चीजें हो गई ना। स्टेट में असेंबली, काउंसिल, गवर्नर, ऐसी यूनियन में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, गवर्नर भी बना दिया जैसे वहां प्रेसिडेंट लिखा है, गवर्नर भी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, आगे चले। बिल को एक्ट बनाने के लिए, बिल को एक्ट बनाने के लिए सब बताऊंगा अमलेश, चिंता मत करो। ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक से आने वाली क्लासेस के, अभी तो बस मैं बेस बना रहा हूं, चिंता मत करो। नहीं, हाई कोर्ट का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। हाई कोर्ट में तब जाते हैं जब कोई उसके अंदर फ्लॉ दिखता है किसी को, जब केस होता है उस पर वैलिडेट कराने के लिए जाना। अच्छा, वैलिडेट, देखिए वैलिडेट का मतलब जो है ये नहीं है कि उसे बनाने के लिए, वैलिडेट का मतलब है कि उसमें कुछ करेक्शंस कराने हैं उसके लिए। कि मान लेते हैं ऑपोजिशन ने कह दिया कि ये गलत है, तो ऑपोजिशन केस कर देगा हाई कोर्ट में, तब वहां जाना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर यूनियन के लेवल पे प्रेसिडेंट है तो स्टेट के लेवल पे गवर्नर है, बट ये होते हैं इलेक्टेड, ये होते हैं अपॉइंटेड। सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, विश्वास करो मेरा, अभी तो नोट्स ऐसे बनवा रहा हूं जिससे रिवीजन में मदद हो जाए। ठीक है, अगर यूनियन के लेवल पे प्रेसिडेंट है तो स्टेट के लेवल पे गवर्नर है। ऐसे ही अगर यूनियन के लेवल पे, ऐसे आप एक टेबल बना सकते हो, अगर यूनियन के लेवल पे जो है
आपका है लोकसभा, तो स्टेट के लेवल पे है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर यूनियन के लेवल पे है राज्यसभा, तो यहां पर है लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर स्टेट में नहीं होती, यानी कई सारे स्टेट्स के पास सिर्फ असेंबली है, कुछ के पास 2 हाउस है, लेकिन पार्लियामेंट के पास 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। नोट कर लीजिए। डाउट सेक्शन आपका बंद करा जा रहा है। यस श्रेया, लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक राज्य के पास है। इनफैक्ट कई सारी यूनियन टेरिटरीज, केंद्रीय शासित प्रदेश भी है जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, और जम्मू कश्मीर के पास भी थ्योरेटिकली है, बट वो वैकेंट है बिकॉज अभी इलेक्शंस नहीं हुए वहां पे। थ्योरेटिकली वहां पर भी है। यस, काउंसिल परिषद है और सभा जो है वो असेंबली है। गौरी, अभी काफी कुछ पढ़ाना है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि टॉपिक खत्म हो गया, नहीं। अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि राज्यसभा अपर हाउस है, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, लोकसभा 5 साल, अभी तो बहुत कुछ बचा है। डाउट्स को अपनी कॉपी में कहीं नोट करते चलिए, ठीक है। कल की क्लास में जो अपनी अगली क्लास है, कितने बजे है, 1 बजे है ना, उसमें भेजिएगा मुझे। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव का काम क्या था भाई, फटाफट से बताओ मुझे चीटिंग करके। अप्लाई कराना, यानी डाउट ये कॉपी करके रखिए श्रेया, इसका आंसर बाद में दिया जाएगा। अप्लाई कराना। अब मुझे बताओ कि अप्लाई तो वो कराएगा ना जो पावर में है। सोच के देखो, यानी मैं कह सकता हूं देसी भाषा में जो मंत्री है उनका काम है ये। अगर मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव को देखूं, तो क्या अगर मैं यहां पर देखूं नॉमिनल अथॉरिटी, यानी जो नाम मात्र की अथॉरिटी है, वो तो है प्रेसिडेंट भाई के पास और कुछ हद तक वाइस प्रेसिडेंट के पास। बट जो रियल अथॉरिटी है, यानी एक्चुअल जो पावर है, नहीं दसई, रियल अथॉरिटी है प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। इनफैक्ट इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेन है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये है सबसे मेन। जैसे जीएसटी से एसोसिएटेड कोई चेंज आना है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। सब बताता हूँ, अभी तो लिखा है, कहां परेशान हो रहे हो। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, रियल का मतलब होता है जो एक्चुअल पावर है। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है ना, तो कई बार क्या होता है कि उनके बच्चे को लिफाफा देना होता है, वो लिफाफा देता कोई और है, मान लेते हैं हमारी दादी या नानी कोई, वो तो हो गया नॉमिनल अथॉरिटी। बट जो एक्चुअली उसका जो कंटेंट है, वो तो घर का कोई और मुखिया होता है ना, जनरली जो मदर होती है, फादर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं भैया क्या जाना है इसमें। वो तो नाम मात्र के लिए किसी से दिलाया जाता है। ऐसे ही जब कोई काम होता है तो भले ही नाम उसमें प्रेसिडेंट का आता है, बट एक्चुअली जो वो फैसला लिया गया है वो तो मंत्रियों ने लिया है ना। आप सोच के देखो, प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करने के लिए वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेटली कुछ और पावर्स भी हैं, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। बट रियल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ह्यूमिलिएशन वगैरह कहां से आ गया, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट को क्या आपने चुना? नहीं। तो प्रेसिडेंट को फिर उस तरीके के रियल अथॉरिटी देना रिस्की हो गया, तो गलत बात हो गई। आपने किसे चुना? मंत्री को, तो पावर मंत्री के पास होनी चाहिए, उसमें क्या गलत है? ये गलत हो जाएगा अगर आपने किसी को नहीं चुना डायरेक्टली और उनके पास एक्चुअल पूरी की पूरी पावर चली गई, वो गलत है। अब मैंने अपने इलाके से एक सांसद को चुना, वो आगे जाके मंत्री बन गए, वो वहां पे फैसला ले रहे हैं, बिल्कुल सही है ये तरीका। ठीक है, रियल और नॉमिनल में फर्क आपको समझ आ गया। रियल अथॉरिटी क्या होती है, नॉमिनल अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, अब इसी तरीके, अब तो काम आसान है। अब आप मुझे बता दो कि स्टेट में क्या होगा। नॉमिनल में मैं आंसर दे दूंगा गवर्नर, और रियल में मैं आंसर दे दूंगा चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
नोट करिए। अब आप कहेंगे सर फर्क ही नहीं आया समझ हमें। फर्क मोटा मोटा ये है दोनों में, जो कि कमलेश ने भी लिख दिया। फर्क दोनों में मोटा मोटा ये है कि यहाँ एग्जीक्यूटिव में जो पावर में है उनके कंट्रोल में है सब बात, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे लेजिस्लेचर में तो उसमें पूरी पार्लियामेंट का कंट्रोल है। फर्क को समझिए। कानून जब बनेगा तो उसमें जो ऑपोजिशन का लीडर है उसका वोट भी चाहिए होगा, तभी तो मेजोरिटी आएगी। कई सारों में स्पेशल चाहिए होती है, कहीं में सिंपल चाहिए होती है। बट अगर एक बार कानून बन गया, अब उसे लागू कराना है, तो उस केस में जो पावर में है वो उसे सिंपली लागू करा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे वो इससे थोड़ा हटके फिर भी दे देता हूं। जीएसटी जब आना था तो उस केस में पूरा पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, बट अब जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है, क्या उसमें बार बार ऑपोजिशन से पूछा जाता है क्या कि मीटिंग हो? नहीं, अब तो बस उसे लागू कराना है। तो अब तो जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो आते हैं वहां पर, मीटिंग करते हैं। अगर फैसला जो है सही आता है, पॉजिटिव साइड में आता है, तो बस वो चीज लागू हो जाती है। कम समझ आया? कोई बात नहीं, अभी और समझाएंगे। यानी पेपर के लिए ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव कानून को बनाएगा, इसमें पूरा पार्लियामेंट आएगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों आएंगे। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव की आप बात करते हैं, लेजिस्लेचर में पूरा पार्लियामेंट आएगा। एग्जीक्यूटिव के अंदर मेनली आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट। ऐसे ध्यान रख लो आप, यानी जो मेन मेन लोग हैं वो आते हैं। हमारे देश में लेजिस्लेचर का ही एक हिस्सा है एग्जीक्यूटिव। अब समझ आया? हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है उसी के कुछ लोग एग्जीक्यूटिव हैं। वही सब लोग मिलके कानून बना रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग उस कानून को लागू भी करा रहे हैं जो पावर में है, जो कि सही भी है, लॉजिकल है। आप सोचो, मैं कानून बनाऊं और कोई पड़ोसी आके थोड़ी उसे लागू कराएगा। अगर मैं कानून बना रहा हूं तो मेरी ही जिम्मेदारी है उसे लागू भी कराना। ठीक है? देखिए, जरूरी नहीं है पहली बार में सब कुछ आसानी से समझ आ जाए, आपके लिए काफी कुछ नया होगा। इट्स ओके अगर आपको एक दो अटेम्प्ट लगते हैं समझने में, इट्स टोटली फाइन। घर पे भी एक बार आप रिवाइज करिए। ठीक है, चले आगे। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। हाँ, आपका डाउट हो सकता है रह गया हो, आप आज दोबारा भेज देना 3 बजे वाली क्लास में। डाउट्स भी तो कल 33 डाउट्स थे, काफी सारे वैसे मैंने ले लिए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा ही आप मान सकते हैं पीएम को अजीत। जीएसटी लगने से पहले टैक्स देते तो थे हम, बहुत सारे टैक्स को सब्ज्यूम करा गया है। जैसे पहले हम वैट देते थे और भी दुनिया भर के टैक्स देते थे, जीएसटी में अब क्या करा उन्हें इकट्ठा करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया। आ जाते हैं जी आगे। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, ये वो बात है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। कई बार स्पेशल क्लास में भी डिस्कशन होते हैं, ये लिख लेना। और हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, यानी इंडियन गवर्नमेंट के हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ही राज्य के लेवल पे, यानी स्टेट लेवल पर हेड ऑफ स्टेट। यहाँ पर स्टेट का मतलब है जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, गवर्नर। हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर। मैं जानता हूं आपको तकलीफ है इस बात से और पूरे जीवन रहेगी कि सर वहां पे भी स्टेट लिखा है, वहां पे भी स्टेट लिखा है। बट क्या कर सकता हूं, मैंने संविधान नहीं बनाया, तब मैं जिंदा भी नहीं था, वरना मैं बता देता बी आर अम्बेडकर साहिब को कि भाई बच्चों को एसएससी के पेपर में दिक्कत आएगी तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर लो। अब ये बन चुका है। ऊपर यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट नहीं समझ आया, ठीक है। दिल्ली का हेड कौन है? दिल्ली का हेड सीएम नहीं माने जाएंगे, एलजी ही माने जाएंगे निशांत। और यही दिल्ली का बहुत बड़ा विवाद भी है, आप सुनते होंगे बहुत बार। देखो, स्टेट की डेफिनेशन है इंडिया। क्यों राजन, मैं बताता हूँ। स्टेट जो शब्द है, अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे वहां पर स्टेट मींस में सब कुछ आ जाएगा। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, मत ये सब आगे चल के पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। दीक्षित जी पढ़ लीजिए। इट इज नॉट कंट्रोवर्शियल सलोनी, बस हमें समझने में दिक्कत हो रही है। इट इज नॉट एट ऑल कंट्रोवर्शियल, ये बिल्कुल सही सही वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया। चलें आगे। एक्चुअली पता कैसे लिखते हैं? हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, हेड ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। अब समझे? जब हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इंडिया, तब हम बात करते हैं उस कंट्री की जिसका नाम इंडिया है। जब हम बात करते हैं हेड ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, तो हम उस राज्य की बात करते हैं। नहीं नहीं, ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि ये जो स्टेट है ना,
पिंटू, ये इसके एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार ऐसे करके लिखा गया। कह सकते हैं डार्क। आप ऊपर स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट एक, नहीं 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 नहीं, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट एक नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब हो गया इंडियन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट वो है जो वो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए जिन्हें चुना जाता है हर 5 साल में। स्टेट का मतलब भारत, फर्क है दोनों में। चलें आगे। फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट है मोहम्मद, और पूरा ये सीक्वेंस आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। हेड ऑफ स्टेट का मतलब हो गया मध्य प्रदेश का हेड कौन है, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के हेड कौन है, तो वहां के मुख्यमंत्री है। यस अनिल। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, हमने 2 चीजें पढ़ ली है, तीसरी चीज हम पढ़ते हैं जुडिशरी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। सबसे ऊपर एक ही कोर्ट है, टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। ये एक ही है जो दिल्ली में है, आगे चल के डिटेल में पढ़ा दूंगा। अगर फैसला यहां पर भी आपके खिलाफ आता है तो किसी किसी केस में आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, हर केस में नहीं जा सकते, किसी किसी केस में आप जा सकते हैं। अगर वहां से भी ना आती है तो क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं? नो। यानी बस हो गया, अब घर जाओ या जेल जाओ, मतलब जैसा भी, जेल कोई घर मान लो, जैसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से ही मना हो गया तो ठीक है। टॉप मोस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। कुछ केसेस में प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं, बट फिर भी पेपर पूछे तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के पास किस केस में जाते हैं आपको पार्डनिंग पावर्स में पढ़ाया जाएगा भी आगे चल के। सुप्रीम कोर्ट के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हाई कोर्ट्स होते हैं। ये जनरली आपको हर राज्य में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो बड़े बड़े राज्य हैं उनमें अलग अलग बेंचेस भी होती है। जैसे महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है तो एक बेंच उन्होंने क्या करा है, नागपुर में ही बना दी है। खैर अभी सिंपल रखते हैं चीजों को। हर राज्य के पास अधिकतर केस में हाई कोर्ट है, अधिकतर केस में बोला है। और उसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट का मतलब ही नाम में हो गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो मैं किसी और के कंट्रोल में हूं, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हैं। तो अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई गलत फैसला सुना देता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा? अब इसके भी यहाँ पर 3 हिस्से हो जाते हैं। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुने होंगे, रेवेन्यू कोर्ट सुने होंगे, क्रिमिनल सुने होंगे, सिविल सुने होंगे। तो 3 हिस्से हो जाते हैं। एक होता है रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, एक होता है सिविल कोर्ट। सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू, ये हो गया दीवानी न्यायालय, ये हो गया फौजदारी, और ये हो गया राजस्व। और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सब बताऊंगा इसमें क्या है, चिंता ना करें, सब पढ़ाया जाएगा। आप जब तक नोट करो और मैं आपको इसे समझाता हूं। देखो क्या हुआ, ये पेन है मेरे पास एक 10 रुपए का, जो मुझे पहले 5 रुपए का लगता था, बट ये 10 का है। ये पेन जो है मेरी टेबल से आपने उठा लिया और आप घर ले गए अपने। मुझे पता लग गया कि आपने पेन जो है चुराया है। या फिर मान लेते हैं प्रॉपर्टी के पीछे हमारा आपस में डिस्प्यूट हो गया, तो ये मसला जाएगा सिविल कोर्ट में। क्योंकि इसमें कोई क्राइम अभी तक हुआ है क्या? कुछ भी क्राइम नहीं हुआ। लेकिन अगर बातों ही बातों में हमारी हो गई मुक्केबाजी और आपने मुझे, मैंने आपको कर दिया ढेर, तो वो हो जाएगा क्राइम। तो वो जाएगा क्रिमिनल कोर्ट में। यानी अगर 2 भाइयों के बीच बीच में आप आपस में जो है लड़ाई हो गई है एक मोटरसाइकिल को लेके, तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, या पैसों को लेके और किसी चीज पे, तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर उसमें ही जो है आपस में हाथापाई हो गई है, खून खराबा हो गया है, सिर फट गए हैं, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट में वो मसला जाता है जो जनरली पैसों से जुड़ा होता है। जैसे कभी कभार क्या होता है, किसी की जमीन जो है जब्त हो गई, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा प्लॉट है, वहां पर पार्क बन गया। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रहे पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने कहा ऐसा कैसा पब्लिक इंटरेस्ट? ये 4 तो लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, तो और 5 मेरे घर में,
तो पब्लिक इंटरेस्ट कैसे हो गया? तो वो जो बहसा बहसी है वो होती है रेवेन्यू कोर्ट में जाके। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल ऐसे सिंपल से दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। यानी जब लोगों का, जैसा कि ऋषि ने भी लिखा, लोगों का सरकार के से कुछ आपस में डिफरेंस आते हैं जनरली पैसों को लेके, तो वो रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं। सिविल और क्रिमिनल मैंने आपको बता दिया, लोगों का लोगों के खिलाफ यानी आपस में जो होता है वो आपका सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। क्या यहां तक आप बात को समझ पाए? अब देखिए रेवेन्यू कोर्ट में कई सारे लोग होते हैं, आपने सुना होगा डीसी, एसडीएम, कलेक्टर, ये सब जो है एक तरीके के रेवेन्यू कोर्ट का हिस्सा कह सकते हैं। और ये शुरू होता है तहसीलदार से। अगर मसला तहसीलदार नहीं संभाल पाते, लिख देता हूं मैं अगले पेज पे। ये तो आप समझ गए कि पहले केस जाएगा यहाँ पर सिविल कोर्ट में, सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कहीं ऊपर जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट तो उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के तो एग्जांपल हो गए ना, टाइप्स हो गए। सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है केस। इतना आसान नहीं है, बुट्टे हो जाते हैं लोग सच में। तो ये मत समझना बहुत आसान है, 2 ही कदम जीवन खत्म हो जाता है, पीढ़ियां लग जाती है कई बार, तब भी केस नहीं निपटते। यस समृता, जरूरी नहीं है सागर, जनरली बनाने की कोशिश रहती है। यस डार्क, आगे चलते हैं। ऐसा क्यों, मतलब कैसा क्यों आकाश? देखिए तहसीलदार जी जो है वो अपनी तहसील से जो टाइम इसलिए लगता है बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बहुत 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 ज्यादा है। देखिए ये वो जॉब नहीं है कि मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैं टीचर हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं एक सोर्स को रेफर करूंगा, 4 सोर्स को रेफर करूंगा, कंपाइल करूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, बिकॉज मेरा काम ही ये है। मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ एसएससी की पॉलिटी की मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम लिमिटेड है। बट फैसले सुनाने में मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। सोच के देखिए, वो ऐसा नहीं है कि हाँ 9 to 5 जॉब है, गए 4 फैसले सुना दिए। उसमें प्रॉपर लॉस को स्टडी करना पड़ता है, कभी कभी इंटरनेशनल केसेस भी देखने पड़ते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो स्टाफ स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया जाए। और ऐसा नहीं है कि सुबह 9 से 5 ही वो लोग काम करते हैं, उसके बाद भी वो लोग काम करते हैं, उस केस को स्टडी करते हैं, तभी तो अगले दिन आके फैसला सुना पाते हैं। खैर आगे चलते हैं। तहसीलदार, तो वो सुनी होगी ना कहावत, काले कोट वालों से और सफेद कोट वालों से हमेशा बच के रहना है पूरे जीवन। क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो वापसी आना बड़ा मुश्किल है। काले कोट का मतलब हो गया वकील, क्योंकि वकील कोर्ट में जाएंगे और वो लंबा चलेगा। सफेद कोट होगा डॉक्टर, डॉक्टर साहब के पास एक बार जाने का चक्कर लग गया तो फिर पूरे जीवन कुछ ना कुछ दवाइयां चलती ही रहेंगी। तहसीलदार जो है अगर इनसे नहीं निपटेगा तो इनसे ऊपर वाले लेवल पे आते हैं डीसी यानी डेप्यूटी कलेक्टर। कई जगह पे इन्हें डेप्यूटी कलेक्टर, कई जगह पे इन्हें एसडीएम के नाम से जाना जाता है, सब डिविजनल या डिवीजन मजिस्ट्रेट। आप इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इनका जुरिस्डिक्शन बड़ा होता जा रहा है, यानी तहसीलदार तहसील के लेवल पे काम करेगा, डीसी और बड़े लेवल पे, ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद आ गया कलेक्टर साहब, उसके बाद कमिश्नर, उसके बाद आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। यानी इस केस में भी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही है। सागर यस वी कैन, विशाल ऐसा फिक्स नहीं है, जनरली यस। और सिर्फ यूपी नहीं, स्टेट पीएससी हम कह सकते हैं, तहसीलदार ही बोलते हैं आकाश। यानी सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। चाहे कोई सा भी कैसा भी मसला हो वहीं पर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी बार आपने सुना होगा जीएसटी के केस हो जाते हैं कि सरकार कहती है भाई ये टैक्स दो, और वो जो मान लेते सीए है, जो वो पार्टी है टैक्स पर है, वो कहते नहीं देंगे, तो क्या होता है वो अपील में जाता है। अगर अपील में भी काम नहीं बनता तो सेस्टैट में जाता है। सेस्टैट होता है सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल करके उसकी फुल फॉर्म है। ऐसे करते 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 वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, यानी अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही रुकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए, जनरली ये प्रमोशन का ऑर्डर भी आप मान सकते हैं कि कमिश्नर से आगे जाके बोर्ड का हिस्सा बनते हैं। ये हर एक केस में एक लेवल के बाद बोर्ड आके सेटअप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप, अभी मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, जीएसटी का ही पकड़ लेते हैं। जीएसटी के प्रमोशन का सीक्वेंस क्या होता है? आप इंस्पेक्टर बनते हैं या टीए बनते हैं, टीए के बाद ईए बनते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसके बाद इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, एसी, डीसी, जेसी, एडीसी, सी यानी कमिश्नर, पीसी, सीसी, पीसीसी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, स्टेट का हेड होता है। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? बोर्ड में बैठने जाते हैं, जो दिल्ली में बैठता है। ठीक है, तहसीलदार बस एक ऐसा इंसान है जो अपने तहसील के केसेस को सुलझाता है जो रेवेन्यू एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चले। यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई? बताइए, छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका, कमेंट सेक्शन में भाग के आइए फटाफट। स्टार सिंपल भाषा में समझने के लिए हाँ कर सकते हैं। वैसे तहसीलदार तहसीलदार ही होता है। पार्ट नंबर 11 क्या है?
रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट पार्ट। अब आप मुझे बताइए पंचायत को कौन से पार्ट में रखा गया, फटाफट कमेंट करना है और नोट्स को नहीं देखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B, शाबाश। मिसलेनियस 19, शॉर्ट टाइटल एंड हिंदी लैंग्वेज, स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस 16 या 17, 17 या 16, यहां फंसे बहुत सारे लोग। सोचो सोचो, 16 है, 17 नहीं है। 17 तो लैंग्वेज है। अब आप बताइए इमरजेंसी प्रोविजंस 18, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 20, ट्रिब्यूनल्स 14 है, नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। रियल पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ क्या, रियल पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ क्या, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखिएगा, सीएम भी अपने आप में अकेला कुछ नहीं कर सकते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सपोर्ट चाहिए। बाकी अगर आपको एक ही चूज करना है तो सीएम को चूज करना ही मजबूरी है हमारी। अब आप मुझे बताइए टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस कौन सा पार्ट है, मैं थोड़ा आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, फंसिएगा मत। पार्ट नंबर 21, बिल्कुल सही। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, 3 नाम दे रखे हैं। इनमें से कितने वो लोग हैं जो यूनियन लेजिस्लेचर का हिस्सा माने जाते हैं? तीनों, याद रखेंगे। समझ नहीं आ रहा कुछ भी बेटा, कल की क्लास अगर आपकी मिस हुई है तो आपको पार्ट वाले सवाल समझ में नहीं आएंगे। कल रात को 10 बजे क्लास थी, उसे आज रात सोने से पहले देख लेना, उसके अंदर ये पार्ट सारे के सारे मैंने पढ़ाए हैं। अब आप मुझे बताइए फटाफट से 7th पार्ट को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया था? क्लासेस मिस आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस हफ्ते, क्योंकि इस हफ्ते काफी सारी क्लासेस हैं, अगले मतलब 5-7 दिन डेली मैं क्लासेस आपके ले रहा हूँ। क्लासेस मिस मत करिए, एक बार फ्लो टूटा तो फिर सब छूट जाएगा। 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956। अब देखो अंकित, बाकी सब लोग कैसे बढ़िया से आंसर दे रहे हैं ना, हमारा इन्हीं सबसे कॉम्पिटिशन है, पीछे रह गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आप बताइए सर्विसेज अंडर स्टेट एंड यूनियन कौन सा पार्ट? सर्विसेज अंडर स्टेट एंड यूनियन पार्ट नंबर 14। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 15 नहीं है, एक बच्चे ने 15 लिखा था, वो इलेक्शन है। डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 5 तो यूनियन है। मुझे बताइए ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स 13, बिल्कुल सही। फाइनेंस, फाइनेंस 12, बिल्कुल सही जवाब। म्यूनिसिपैलिटी 9, ए या बी? बी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 9 ए, बिल्कुल सही जवाब। ऑफिशियल लैंग्वेज 17। अब आपको क्या करना है, उस शब्द का पहला बस एक अल्फाबेट टाइप करना है जिसकी डेफिनेशन मैं आपको देने वाला हूं। भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है, आप चाहे तो टाइप कर सकते हैं, मैं पूरी डेफिनेशन बोल दूंगा। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, जो धर्म है वो सब आपका पर्सनल मैटर है। सेक्युलर, हम सब आपस में एक फैमिली की तरीके रहेंगे, किसी को भी अपने से इंफीरियर या सुपीरियर नहीं मानेंगे। फैमिली इज द कीवर्ड, फ्रैटर्निटी हो जाएगा इसका आंसर। ब्रदरहुड भी सही है बट पेपर में फ्रैटर्निटी लिख के देगा। भारत के जो हेड है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड। रिपब्लिक, प्रेसिडेंट भी सही है, आप सही कह रहे हैं, वैसे रिपब्लिक सेंस में मैं पूछ रहा था। ठीक है, अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि वो कौन सी सरकार होती है जिसमें हर इंसान के पास इक्वल वोटिंग राइट होता है और वो वोट देके अपने नेता को चुनते हैं? डेमोक्रेसी। हम एज अ सोसाइटी काम करेंगे और सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है एज इक्वल एज पॉसिबल होनी चाहिए। ये सोशलिस्ट गवर्नमेंट का एक तरीका हो गया काम करने का, बिल्कुल सही जवाब। हम सब सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इक्वल हैं। ये जस्टिस की बात हो रही है, इक्वालिटी भी समझ सकते हैं। खैर मैंने सवाल ही ऐसा बनाया जो थोड़ा सा घुमा हुआ था, इट्स ओके। जस्टिस इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। हमें इनमें से कौन सी जस्टिस मिलती है? सोशल, पॉलिटिकल, इक्वल, एज पर हमारा जो प्रियम्बल है हमें ये सारी ही जस्टिस मिलनी ही चाहिए, कायदा तो ये कहता है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देखो ध्यान देना, इक्वालिटी में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नहीं दे रखा, ध्यान से पढ़ो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी मौके सबको बराबर मिलेंगे, लेकिन उसके बाद कोई ज्यादा कमा जाए कोई कम कमा जाए तो वो उसका अपना टैलेंट है, जो कि एक अच्छी बात भी है। भाई मौके सबके पास बराबर हैं, बट कोई ज्यादा कोई कम कमाए। स्टेटस कैसे इक्वल हो सकता है कि अरे मेरे पास मान लेते हैं वैगनआर है और आपके पास जैगुआर है, तो भी ऐसा नहीं कि आपका स्टेटस मुझसे हाई हो गया ना। आपने एक ऐसी गाड़ी ली जो आपको पसंद थी, मैंने वो गाड़ी ली जो मुझे पसंद थी। स्टेटस गाड़ियों से, सामान से, आपकी कमाई से जज नहीं करा जाएगा। वो बात अलग है कि हम एज अ सोसाइटी ये काम करते हैं भर भर के, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को?
अब कुछ वर्ड छुपे हुए हैं जैसे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा मैं। इंटेग्रिटी का मतलब हम एज अ होल एक सिंगल पीस है, आप और मैं अलग नहीं है, हम देश हैं, हम सब को मिलाकर ही देश बनता है ना। इंटेग्रिटी का वो मतलब है, यूनिटी का मतलब ही हम सब यूनाइटेड है कि अगर हम कभी जरूरत पड़ी तो हम सब मिल के, भले ही हमारे बीच में जो है कितनी भी दुश्मनी हो, भारत को बचाने के लिए हम मिल के लड़ेंगे। ऐसा आपने देखा भी होगा बहुत बार, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब कोई बाहर का देश एक लीडर को सपोर्ट करता है तो दोनों मिलकर उसे डांटते हैं। ऐसा हुआ था एक बार, पाकिस्तान ने जो है दिल्ली गवर्नमेंट या केजरीवाल जी की कोई तारीफ करी थी, तो उन्होंने क्लियरली एक ट्वीट करा था, कहा था जी हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें कोई भी बाहर का कुछ भी कहे ये हमें पसंद नहीं है। और ऐसे ही कभी कभार यूनियन गवर्नमेंट भी करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक की बात को? अब आप मुझे बताएंगे, आप सबके मैं 2 मिनट ले रहा हूँ, करीब करीब 11:15 हो गए हैं। आपको सीखने को मिला? मजा आ रहा है आप सबको ईमानदारी से? ठीक है, आज की क्लास काफी लेट स्टार्ट हुई थी टेक्निकल इशू की वजह से, बट अगेन देखिए इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और विश्वास मानिए, फ्रस्ट्रेशन आपको जितनी होती है उससे ज्यादा मुझे होती होगी, बिकॉज मैं तो यहाँ पढ़ाने बैठा हूँ, है ना। आप फिर भी क्या कर सकते हैं कि अगर चलो क्लास नहीं चली, यूट्यूब चला ली, है ना, अपना तो पूरा फोकस ही उस काम पे, बिकॉज उसी लिए जो है इंसान तैयार होकर बैठता है। खैर जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके। आप डेली क्लास लगाएंगे, क्लासेस मिस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके रक्षा, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा। अब मेरी अगली क्लास है 1 बजे, खाना खा लो, थोड़ा सा धूप अगर निकली हो तो उसमें बैठ जाना, आराम करो, रिलैक्स करो, परेशान बिल्कुल नहीं होना। और आपके जो डाउट्स हो मैं आने वाली क्लास में ले लूंगा, अभी जो क्वेश्चन टाइप के डाउट्स है वो ले लेता हूं, और बाकी जो डाउट्स है आने वाली क्लास में ले लूंगा। ठीक है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। ये सीक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि ये वाले केसेस भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ही जाते हैं, फिर भी ध्यान रख लेंगे तो अच्छा है। चलो, थैंक यू सो मच। देखिए सैंक्फ्रॉड जी, आपकी तैयारी काफी समय से चल रही है, और इस पॉइंट पे जो आप कर रहे हैं ये आपको जीवन में बहुत ज्यादा दुख देगा, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला। विश्वास मानिए मेरा, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा जीवन में, अगर ऐसे ही आप चलते रहेंगे। जीवन में होता ना काश, सबके जीवन में एक काश होता है, काश मैंने ऐसा करा होता, काश मैंने उस समय पढ़ लिया होता, काश मैं ऐसा कर देता। ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, प्रोफेशनल में भी होता है कि काश मैं अपनी दादी से अच्छे से बात करता उस समय, है ना। ये सब चीजें सबकी लाइफ में होती है, ये काश नहीं होना चाहिए। और अभी आप जो कर रहे हो ये लंबे समय में दुख देगा। अभी जो हर एक घंटा आप जो है अपना मोबाइल चला के एंजॉय करते हो या नहीं भी करते, मैं एक इन जनरल समझाना चाह रहा हूँ बस आपको, वो हर एक घंटा ना आपके हर महीने खराब कर रहा है। क्योंकि जब इंसान सिलेक्शन के बहुत पास होता है उस समय वो ऐसा काम करता है तो फिर वो नुकसान देता है, बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, सुधर जाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप काफी समय से पढ़ रहे हैं, तो समझिए। और इसमें कोई कुछ एनलाइटन नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद ही को करना है जी, सीधी बात है, खुद ही करना है जो करना है। थोड़ा जागिए, थोड़ा चेंज करिए, वॉक पे जाइए, रूटीन चेंज करिए, सोने उठने का पैटर्न सही करिए, उससे फर्क पड़ेगा। ये डाउट मैं पायल आगे चल के एड्रेस करूंगा, आप इसे अपने पास नोट करके रखना, जब मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वहां पर मैं इसे कुछ एग्जांपल्स देके आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा। मैं अपने पास भी नोट कर लेता हूं, जब मैं प्रेसिडेंट एज अ टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं स्पेसिफिकली ध्यान रखूंगा कि पायल का डाउट था इसे मैं उस समय, क्योंकि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। मैंने अभी 2-3 बार समझाने की कोशिश करी, बट उस तरीके नहीं अभी आप लोग समझ पाए, बिकॉज अभी इनिशियल क्लासेस है, आगे चल के समझाऊंगा डिटेल में। अच्छा, ये मैं आपको और बता दूं कि आप सोचे कि अपने आप सब जीवन में हो जाता है, कुछ नहीं होता अपने आप जीवन में। जीवन में सिर्फ खराब ही होता है अपने आप, सही करने के लिए एफर्ट लगता है, खराब करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता। कोई सोचे ना सबका हो गया मेरा भी हो जाएगा, कुछ नहीं है। जीवन इतना सरल नहीं है कि आप सोचे कि हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है जीवन। बिल्कुल जसविंदर, आई थिंक होता है, कोई बताएगा जसविंदर के डाउट का आंसर? मैं तो देखिए फॉर्म वगैरह नहीं भरता, आई थिंक कुछ ना कुछ होता होगा वहां पे, डेफिनेटली अदर्स करके कुछ होगा। मेरे से पर्सनली पूछे तो मेरा मानना तो है कि पूछना ही नहीं चाहिए रिलीजन। अदर्स होता है ना, आप जसविंदर एक बार चेक करना, अदर्स होगा। मेरा मानना तो है रिलीजन पूछना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी क्यों पूछते हैं? बिकॉज उन्हें पता होना चाहिए ना कौन से रिलीजन के, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन माइनॉरिटी में है, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा पुश करा जा सके। मे बी इस वजह से वो पूछते होंगे कि थोड़ा सा, जैसे मान लेते कोई पर्टिकुलर रिलीजन है जो मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो अकॉर्डिंगली आने वाले जो पॉलिसीज है वो बनाई जा सके। बट अदरवाइज आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज कि कोई क्या धर्म मानता है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मनी, ये कोर्स से आपको हर एग्जाम में फायदा होगा जो वनडे एग्जामिनेशन है।
यस मेघा, इंडिया इज बोथ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी का मतलब क्योंकि भारत में हम लोग वोट डाल के अपने नेता को चुनते हैं, रिपब्लिक क्योंकि हमारे देश के जो हेड हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इलेक्टेड है, इसलिए इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। ठीक है, जैसे मैं नेचर में अच्छा भी हूँ और जिम्मेदार भी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा और जिम्मेदार एक हो गया, सेम नहीं है, अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं नेचर में गुड भी हूँ और रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि बीइंग गुड इक्वल्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल। इंडिया इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज अ रिपब्लिक, बट डेमोक्रेसी और रिपब्लिक अलग अलग चीजें हैं। रिपब्लिक मींस देश का हेड इलेक्टेड हो, डेमोक्रेसी मींस हमारे जो रूलर्स हैं जैसे पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या बाकी सब है, वो इलेक्टेड हो। निशांत, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, योर फाइनेंशियल कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स। मेरे हिसाब से अगर आपको पूरे तरीके एसएससी की तरफ ही जाना है तो फिर पीजी ऐसा कोई मत उठा लेना जिसमें बहुत ज्यादा समय जा रहा हो, कुछ ऐसा जो बैकग्राउंड में चलते चलते पूरा हो जाए। ये कॉल आपका है, ये कॉल मेरा नहीं रहेगा, सबकी कंडीशन जो है अलग अलग है। हरविंद, आप ज्योग्राफी रिकॉर्डेड लगाना स्टार्ट करो, उसे रिकॉर्डिंग में कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आ भी गया तो पूरा तब तक शायद नहीं हो पाएगा। सैंक्फ्रोड, कितने दिन दुख मनाना है और कॉपी पे लिख के डिसाइड कर लो, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। आपको हो सकता है लगे सर की बड़े रूडली बात कर रहे हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं करता, मैं करता हूँ। कितने दिन दुख मनाएंगे इस बात का, हो गया बस, ठीक है। सेम कोर्स की है निशांत, अगली क्लास पार्ट है। सागर, मैंने बाद में वो लिख भी दिया था, शायद आपने पहले डाउट पूछा होगा गवर्नर वाला। आप क्या कर सकते हैं, अलग से पेजेस को उसके ऊपर, जैसे एक होता है ना स्पाइरल वाली छोटी कॉपी ले ली मीडियम साइज की, उस पे नोट्स बनाए, उसे फाड़ा और उस पेज के ऊपर कहीं स्टेपल कर दिया। पूरे नोट्स दोबारा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बनाना, बहुत समय खराब होगा। स्पाइरल वाली कॉपी ले आना जो आपकी नॉर्मल कॉपी है उससे छोटे साइज की, उससे चिपकाते रहना, उस पे स्टेपल करते रहना। शालिनी, आज काफी इशू आ रहा था, मे बी उस वजह से आपको दिक्कत महसूस हुई होगी। देखिए, करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ मोर इंपॉर्टेंट जैसा नहीं है। करंट अफेयर्स के दो तीन तरीके हैं, एक तो अकेडमी पे किसी एजुकेटर से आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, या फिर मंथली मैगजीन ऑफ मार्केट से खरीद के उसे पढ़ लीजिए, जैसे आप ज्यादा कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, प्रैक्टिस के लिए मेरी स्पेशल क्लासेस है, मैं रोज शाम को 7 बजे 8 बजे ऐसे अलग अलग टाइम पे क्लास लेता हूँ, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको बुक से करनी है तो कोई मेरा सजेशन है कि बुक की जगह आप जो है आपको आंसर कीज मिल जाएंगी, वहां से आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। बाकी बुक से करनी है तो किरण की वो जो टीसीएस वाली बुक्स आती है ना, जो पिछले 4-5 साल के सवाल सेट वाइज कराती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन आजकल डेटा फ्री में अवेलेबल है, तो वहां से भी मॉक टेस्ट के रूप में आप कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का एक छोटा सा कोर्स मैंने दिया था, प्रतियोगिता मंत्रा पे जाके प्लस में जाइएगा, फिल्टर लगाइएगा कंप्लीटेड का, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का भी मैंने ऐसे ही कोर्स दिया था 2019 में, ये 2 कोर्सेज आप देख सकते हैं और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसके अलावा जो पढ़ना है आप इसके बाद पढ़ लीजिएगा, पहले इन्हें पूरा कर लीजिए, फिर बाकी सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं ऑल स्टेट्स नहीं है तो उसी के लिए होगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो रेसिडुअरी और कंकरेंट में फर्क समझा देता हूँ। एक ऐसी चीज है जिसमें हम दोनों फैसला ले सकते हैं, वो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर लिखी हुई, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों फैसला ले सकते हैं, वो है कंकरेंट में लिखा हुआ। अगर दोनों में डिस्प्यूट होगा तो सेंटर की बात मानी जाएगी। अगर कोई ऐसा मसला है जो कहीं पर भी नहीं लिखा गया, तीनों लिस्ट में नहीं लिखा गया, तो उसे बोला जाता है रेसिडुअरी पावर, उसका पूरा कंट्रोल होता है सेंटर के हाथ में। कंकरेंट लिस्ट और रेसिडुअल पावर में इसका कंट्रोल होता है सेंटर के हाथ में, इसका होता है सेंटर प्लस स्टेट के हाथ में, जिसमें डिस्प्यूट कभी होती है तो सेंटर की बात मानी जाती है। कंकरेंट लिस्ट इज अ प्रॉपर लिस्ट जहां पे बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं। रेसिडुअल पावर जैसी कोई लिस्ट है ही नहीं, बिकॉज पता ही नहीं है मसले कौन से हैं। रेसिड्यू मतलब जो बच गया, यानी अगर ऐसा कोई मसला है जो इन तीनों में कवर नहीं हुआ, वो रेसिडुअरी पावर कहलाएगा। बिल्कुल आपने सही लिखा, बट किस रेफरेंस में लिखा प्रद्युमन, में ये नहीं समझा, तो एक बार आप वो लिख देना। पूजा ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, जहां जहां पे नॉमिनेटेड होंगे वहां आपको पढ़ाया जाएगा।
आप एंडीवर उसे पूरा करिए फटाफट से, बाकी आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। प्रियांजल, आप प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करेंगे एसएससी कैटेगरी में, वहां से आप जाएंगे फ्री लाइव क्लासेस में, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज शाम 4 बजे मेरी अगली क्लास है। एक ये डाउट देख लेता हूँ। पंथ और धर्म में मैंने देखा है काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। 3-4 डाउट्स हैं, एक साथ ले लेता हूँ, फिर वो वाला डाउट लेता हूँ। देखो, पंथ का मतलब होता है कि जो लिटरल मीनिंग है पंथ का वो है डिनोमिनेशन, यानी जैसे हमारे पास नोट होते हैं, वो 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, ऐसे होते हैं, अलग अलग नोट्स होते हैं, वो किसी का भी नोट हो सकता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी लेवल पर हम लोग जो है डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे। वो किसी भी लेवल में, एक लेवल है रिलीजन का लेवल, एक लेवल है कास्ट का, एक लेवल है फेथ का, यानी ये सारे जो अलग अलग लेवल है, इसमें एक लेवल है धर्म के लेवल पे हम निरपेक्ष हैं, बट ओवरऑल हम पंथ निरपेक्ष, यानी हम किसी भी लेवल पे आप सोच लो हम निरपेक्ष हैं, वो हो गया पंथ निरपेक्ष। आप फर्क समझ पाए? 3 डाउट्स एक ही जैसे हैं तो मैंने वो उठा लिए। पंथ मीन्स किसी भी लेवल पे आप चले जाओ हम निरपेक्ष हैं, जिसमें से एक लेवल धर्म का है। तो हम सिर्फ धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम पंथ निरपेक्ष है, बिकॉज हम हर एक लेवल पर जाके जो है सेक्युलर है। एसएससी के पीवाईक्यूज ईमानदारी से प्रैक्टिस हो रहे हैं? वही करते रहिए। टाइम मैनेजमेंट पे अभी बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। मेरे हिसाब से देखिए, सबसे पहले जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स अगर आप पकड़ते हैं तो मैथ्स के लिए 25 मिनट तो बचने चाहिए। कभी कभार रीजनिंग मुश्किल आती है तो उस केस में रीजनिंग भी 15 से 20 मिनट खा जाती है, बट जनरली मेरा मानना है मैथ्स के लिए 25 मिनट तो बचने ही चाहिए अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो। बाकी तीनों आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल सही है जी, बहुत बढ़िया। पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तन्नू जी, उसके बाद मॉक्स दे दीजिएगा। देखिए, ऐसा हम कह नहीं सकते प्रद्युमन, मतलब क्या है ना कि अपने को समझना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं है ये सब, मतलब इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जीवन, तो हम हर एक को ऐसे जनरलाइज करके बोल दे वो मेरे हिसाब से थोड़ा सही नहीं है। हर एक को, हर कोई ऐसा है ऐसा जरूरी नहीं है। करप्शन आपको हर लेवल पे मिलेगा, चपरासी के लेवल पे भी आपको मिलेगा, जज के लेवल पे भी कहीं हो सकता है एग्जिस्ट करता हो। तो करप्शन जो है ये हम किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट से एसोसिएट नहीं कर सकते। और ऐसा अब काफी हद तक देखेंगे तो काफी हद तक चीजें अच्छी हो चुकी है, बिकॉज जैसे अब क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, अब काफी कुछ फेसलेस होता जा रहा है। आपको पता नहीं, ये बात पता है नहीं पता। जैसे पहले क्या होता था, इनकम टैक्स में आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस अलॉट होता था, वहां पर आप जाते थे और अल्टीमेटली वो पैसा खिला के आपका काम होता था। अब उस ऑफिसर के पास जो है, कहीं से भी उसके पास केस जा सकता है, ऐसे ही आपको पता ही नहीं आपका केस किसके पास गया है। तो क्या ये करप्शन को कम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका हो गया? जीएसटी में आप मान लो, अभी के लिए जीएसटी में क्या होता है कि हमें पता है इस ऑफिस में, इस ऑफिसर के पास हमारा केस है। अब मान लो वो एक अनजान ऑफिसर के पास चला जाए, तो वो उसकी जेब में पैसा जा ही नहीं सकता, बिकॉज आपको पता ही नहीं कहाँ गया, उसे पता ही नहीं किसका है। उसे पता करना है तो उसे आपसे फोन पे बात करनी पड़ेगी, जिसमें उसे रिस्क महसूस होगा, बिकॉज हो सकता है सामने वाला इंसान पता नहीं कैसे नेचर का हो, क्या पता कॉल रिकॉर्डिंग कर ले। तो धीरे धीरे करप्शन पे फर्क आ रहा है। और ये सिर्फ आईएएस के लिए नहीं है, ओवरऑल सिस्टम के लिए है कि सिस्टम में ही दिक्कतें हैं जो धीरे धीरे सही हो रही है। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में ही है, बिकॉज अब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि इट इज इम्प्रूविंग। वो सबसे मेन बात है कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला कोई फोटो वाला डाउट है, शायद खुल नहीं रहा है। ओके, क्या है डाउट? तीसरा ही होना चाहिए इसका। ऑल इंडिया सर्विसेज के बाकी सेक्शन हो जाते हैं ना, तीसरा होगा इसका। बाकी कोई और डाउट हो तो एक बार पूछ लेना मेरी तरफ से। तीसरा होना चाहिए।
और कोई डाउट बचा है? अरे वाह, क्या बात है, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं जी, कोई रेज हैंड, कोई डाउट नहीं बचा है। मिलता हूँ आप सबसे 1 बजे वाली क्लास में। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।